देखिए अब हम पढ़ेंगे संयुक्त फलन के गुणधर्म। संयुक्त फलन के गुणधर्म से देखो, जब हम बात करेंगे कर्म विनिमयता की और सहचर्यता की, तो इसके अंदर तो हमें दो फलन लेने हैं। कर्म विनिमय, उनमें कर्म में भी अंतर आता है क्या? सहचर्य, सहचर्य में हमें 3 फलन लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब मैं सबसे पहले संयुक्त फलन के गुणधर्म के अंदर आपको कर्म विनिमयता बताता हूँ। कर्म विनिमयता देखिए, इसके अंदर 2 फलन लेते हैं कि माना फलन f तथा g है। आपने 2 फलन लिए। पहले फलन को आपने लिखा f such that r tends to r, दूसरा फलन लिखा वही r tends to r। ऐसा लिखने से आपको ये फायदा रहेगा कि इसके अंदर प्रांत भी और सहप्रांत भी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, प्रांत और सहप्रांत आर आर रहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एफओजी ज्ञात कर लो चाहे जीओएफ ज्ञात कर लो, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय, क्योंकि कोई भी प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो आर आर का उपसमुच्चय है, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इसमें एक कंडीशन नहीं रहेगी कि आपको फोग और गोफ ज्ञात करना हो तो विद्यमान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं आएगी। एफओजी भी विद्यमान है और जीओएफ भी विद्यमान है, परंतु ये यदि इक्वल भी होते हैं, देखो एफओजी भी आप ज्ञात कर सकते हैं, जीओएफ भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि r टेंड्स टू r, r टेंड्स टू r, सब समुच्चय इक्वल है, ठीक है, तो फोग और गोफ ज्ञात कर सकते हैं। परंतु ये इक्वल होते हैं तो कर्म विनिमय नियम का पालन होता है, और यदि ये इक्वल नहीं होते हैं तो कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो देखिए, आप जैसे फोग ज्ञात करते हैं, तो फोग ज्ञात करने में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आप कोई भी 2 फंक्शन ले लें। मैं आपको पहले बता दूं कि जो संयुक्त फलन है वो कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। उसका रीजन क्या है? जैसे मैं 2 यहाँ पर एक फंक्शन मान लूं, मैंने fx बराबर क्या मान लिया, x² और gx बराबर क्या मान लिया मैंने, x की पावर 3। तो fx तो मेरा x² है, gx क्या है मेरा, x की पावर 3 है। तो मैं देखो फोग ज्ञात करता हूँ, FOG फोग ज्ञात कर रहा हूँ मैं। तो फोग ज्ञात करने में अपने यहाँ x अपने मन से लिखेंगे, फिर FOG। अब सबसे पहले आप अंदर से चलते हैं, तो g का मान क्या है, x की पावर 3, तो देखो ऐसे आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, fx बराबर x² है, तो x की पावर 3 में क्या हो जाएगा, x की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x की पावर 6। यदि ये तो हमने फोग ज्ञात किया, यदि हमें गोफ ज्ञात करना हो तो गोफ में भी आपको ऐसे करना पड़ेगा, g ऑफ f(x), ठीक है। तो f(x) क्या है, f(x) आपका x² है, लिख दिया मैंने। फिर x² को आप यहाँ x की जगह लिख दो, ये यहाँ लिखा जाएगा x की जगह, तो x² x की जगह ऊपर 3 घात हो गई, तो कुल मिला के कितना आ गया, x की पावर 6। तो आप फोग ज्ञात करते तब भी आंसर x की पावर 6, गोफ ज्ञात करते तब भी x की पावर 6, मतलब एफओजी जो f के इक्वल है। परंतु ये डिपेंड किस पर कर रहा है, हमारे फंक्शन पर। मैंने ऐसा फंक्शन मान लिया, यदि मैं ऐसा फंक्शन मान लूं कि fx इक्वल टू, मैंने इस बार ले लिया 2x और g(x) इक्वल टू मैंने ले लिया x², ये सब मैं मान रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि हम अलग अलग फंक्शन लेते हैं तो आंसर अलग अलग आते हैं, कहीं बराबर आ जाएगा, कहीं बराबर नहीं आ जाएगा। अब आप इसी को देख लो, अच्छा जैसे अपने को फोग ज्ञात करना हो, FOG, इससे आप सीख भी लें कि अपन ज्ञात कैसे करते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी इजी पड़ जाएंगे। फिर देखो FO की जगह आप ब्रैकेट बनाएं, G की जगह G लिखें, X की जगह X लिखें, पहले gx का मान लिखें, gx का मान क्या हो जाएगा, x²। फिर ये का यही मान आपको x की जगह लिखना है, x की जगह पूरा 2x नहीं हटाना, यहाँ पर लिखना है, 2 की जगह 2 रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा, x²। तो फोग का आंसर क्या हो गया, 2x²। और x इसके लिए फिर हम आगे चलते हैं, जैसे मान लिया मैं GOF लिख दूं, फिर यहाँ पर x तो लिखना ही लिखना है अपने को, तो GO की जगह ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, तो G अंदर क्या है, fx का मान क्या है 2x, तो यहाँ 2x आ जाएगा। अब 2x को कहाँ लिखना है आपको, x की जगह, यहाँ पर स्क्वायर जगह तो स्क्वायर रहेगा, तो 2x ऊपर स्क्वायर, आंसर क्या है 4x²। तो देखो गोफ का आंसर क्या है 4x², फोग का आंसर क्या है 2x², दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोग और गोफ आपस में बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि बराबर आ रहे थे, x की पावर 6, x की पावर 6। तो कहने का मतलब ये जब कंडीशन ऐसी बन जाए कि कोई फलन, जैसे आपको 2 फलन दिए हुए हैं, उनका संयोजन करने पर कुछ फलनों पर तो सत्य सिद्ध होता है, कुछ पर असत्य सिद्ध होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। अच्छा, बस आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो नियम इसका यह है कि कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। यदि पालन होता तो प्रत्येक फलन पर यह बात सत्य होती कि गोफ फोग के इक्वल है। ठीक है, अब हम चलते हैं साहचर्य पर। साहचर्य देखो कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। साहचर्य में हमें एक काम करना पड़ेगा
कि हमें फलन 2 नहीं लेने, फलन कितने लेंगे हम, 3 फलन लेंगे। साहचर्य 3 कंडीशन पर ही लागू होता है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम के लिए हम देखो साहचर्य कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ लिख दें FOGOH, इसमें क्या 3 फंक्शन लेने, ध्यान रखना। यदि इक्वल आ जाए FOGOH के, सिर्फ ब्रैकेट का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है। 3 फंक्शन देखो, 3 ही फंक्शन इधर है, 3 ही फंक्शन इधर। लिखने का आप तरीका देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे के 2 फंक्शनों पर ब्रैकेट बना है, पीछे के 2 फंक्शनों पर ब्रैकेट बना हुआ है, ठीक है। यदि ये इक्वल आते हैं तो साहचर्य नियम का पालन होता है, और यदि इक्वल नहीं आते हैं तो साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है। तो मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि वाकई में इक्वल है और साहचर्य नियम का पालन होता है, क्योंकि संयुक्त फलन में साहचर्य नियम का पालन होता है, परंतु क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। आप देखिए हम इसको कैसे करते हैं वो ध्यान देंगे। सबसे पहले तो अपन इसका सच दैट लिखेंगे, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, A टेंड्स टू B। इसके लिए हम थोड़ा सा उल्टा लेके चलेंगे, H से शुरू करेंगे। H से मतलब F के बजाय अपन यहाँ लिख देते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पर ले लेते हैं कि माना 3 फलन H, G व F है। आपने 3 फलन ले लिए। सबसे पहले आप लेंगे H सच दैट A टेंड्स टू B, फिर लेंगे आप G सच दैट B से शुरू करें। भाई आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप तभी याद कर सकते हो जब इसका परिसर उसके प्रांत के उपसमुच्चय के उपसमुच्चय होना चाहिए, नहीं तो फिर आप ये संयोजन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसी टाइप से लिखते हैं, A टेंड्स टू B। अब B से शुरू करेंगे, B टेंड्स टू C। अब जैसे यहाँ पर F आ जाता है सच दैट, अब C से शुरू करेंगे, C टेंड्स टू D, A B B C C D। अब देखो जैसे आपको FOGOH ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक छोटी सी कंडीशन ध्यान रखनी है आप लोगों को। 1 मिनट में एक छोटी सी बात और लिख दूं, FOGOH सच दैट। अब देखो हम सबका सच दैट लिखते हैं, H का भी लिखा, G का भी लिखा। ये जो सच दैट है ये मैंने सारा का सारा क्या है, माना है, ये मान रखा है। अब आप FOGOH सच दैट लिख रहे हैं। मैंने आपको पहले से क्वेश्चन में बताया था कि H का पहला बताओ क्या है, A, और सबसे लास्ट में आ जाओ इसका दूसरा। इसका तो पहला आपको और इसका दूसरा, दूसरे से मेरा मतलब है इसका तो लेना है आपको प्रांत और इसका लेना है आपको परिसर। ऐसे यहाँ पर सच दैट में लिखते हैं। तो इसका प्रांत, H का प्रांत क्या है A, F का परिसर क्या है D, तो A टेंड्स टू D। तो FOGOH हो, और चाहे आप ये ले लो FOGOH, तब भी कंडीशन ये है कि A टेंड्स टू D। तो आप इसका टेंड्स टू भी आप लिखेंगे। अच्छा दूसरी बात ये यहाँ पर आप लिख के चलोगे कि माना X एलिमेंट तो है A का, आप XYZ जरूर मानेंगे। अब आप कहोगे सर जी XYZ क्यों माने, भाई XYZ तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पर लिखोगे X भी तो लिखते हैं ना आप, फिर X के बाद क्या होता है Y किसका हो जाएगा B का, और Z हो जाएगा C का, ये भी आपने माना। अब देखो मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। सिद्ध कैसे, जैसे अपन इस फंक्शन की बात करें FOGOH, ये ले लिया, यहाँ पर आप X लगाओ। X लगाने पर और सभी जगह ब्रैकेट बना दो, जहां जहां O लिखे हुए वहां पर ब्रैकेट बनाओ। ये बनाया ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट बनाया, फिर ब्रैकेट बनाया। ये देखो अब इधर से काउंट कर लो, एक ब्रैकेट इसका, एक ब्रैकेट इसका, एक ब्रैकेट इसका, इज इक्वल टू FOGO, यहाँ क्या HX। अब HX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HX इज इक्वल टू हो जाएगा Y के, HX जो है Y के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा G ऑफ Y। अब G ऑफ Y आप किसके बराबर आ जाएगा, Z के, तो ये जाएगा F ऑफ Z। आप बात को समझें। अब आप कहोगे सर जी ऐसे कैसे लिख रहे हो आप, देखो HX जो है, X किसका है A का, और Y किसका है B का। तो हो क्या रहा है कि जैसे HX होता है वो B के इक्वल है, जो कि इसका जो भी मान होगा वो इसमें प्रतिबिंब इसका दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर X ले रहे हैं तो ये किस में आएगा, Y में, तो HX इज इक्वल टू Y, और GY इज इक्वल टू Z, और FZ इज इक्वल टू W। तो इस टाइप से आप लेकर के चल सकते हैं। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई, इसको ही छोड़ दो। उसके बाद आप ये वाली कंडीशन ले लो FOGOH। ऐसे लेने के बाद कंडीशन वही की वही आएगी, ऐसी कोई बात ही नहीं, सबसे आसान है, इनमें कोई दिमाग थोड़ी लगाना है। यहाँ पर क्या लिख दोगे, O की जगह पे आप ब्रैकेट बना दो, यहाँ पे आपने X लिखा, ठीक नहीं X नहीं सॉरी H लिखा, फिर यहाँ पर X लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू FO। बस देखो वही बात आ जाएगी, HX किसके बराबर है, Y के, GY आ गए तो GY किसके बराबर है, Z के। तो समीकरण 1 व 2 से मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब 2 से क्या हो गए, दोनों के दोनों इक्वल हो गए, FOG
OH, पहले यहाँ ब्रैकेट रखो, बराबर FOG OH, ये लो इक्वल हो गए। अब ये होता है इसका संयोजन, बहुत इजी है। इसके लिए हम देखो ऐसे एक चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। ये हमारा क्या है A, ये हमारा क्या है B, ये हमारा क्या है C, और ये हमारा क्या है D। ये तो आप समझिए, मुझे 4 ही सर्किल बनाने थे। 4 क्यों बनाने थे? क्योंकि देखो A B C और D, ये 4 है, देखो ABCD। अब यहाँ पर आप डॉट लगाओ ऐसे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले संयोजन किया था। इसको इससे मिलाओ, बताओ बीच में क्या लिखेंगे? F सच दैट A टेंड्स टू B और B टेंड्स टू C क्या है? G है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A यहाँ पर आ जाएगा G, और ये C टेंड्स टू D क्या है? H है, तो यहाँ पर हम नहीं, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, एक मिनट सॉरी। देखो A टेंड्स टू B क्या है? H, तो यहाँ तो आ जाएगा H, यहाँ जाएगा G और यहाँ जाएगा F। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? X, तो यहाँ क्या हो जाएगा? HX, जो कि मैंने अभी बता रहा था। यहाँ पे देखो आप HX क्या होता है? Y, तो यहाँ हो जाएगा GY भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप HGX ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो GHX ये भी लिखा जा सकता है, या GY लिख दे आप। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? F ऑफ G ऑफ HX ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप F ऑफ Z भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि GY इक्वल टू Z होता है। अरे कुछ भी नहीं है, अलग अलग सा लिखना होता है अंग्रेजी का। जैसे X है तो X के बाद क्या आता है? Y, तो HX Y है, GY Z है, बस ये लिखना होता है। अब जैसे आपको इनको जोड़ना है, दो को जोड़ोगे, जैसे मान लिया मैं इसको जोड़ दूं, इन दो को जोड़ देता हूँ। किसको जोड़ा आपने? H को और G को, तो अपन इसको लिखेंगे GOH। यदि आप इसको जोड़ते हो, इसको ये किस को जोड़ दिया आपने? G को F को, तो यहाँ लिखोगे आप FOG। और यदि आप तीनों को जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखो, यूं तीर का निशान लगा दोगे। अब तीनों कैसे जोड़े जाएंगे? मैंने बताया ना, उल्टा लिखना हमेशा, ध्यान रखना। देखो मैंने दोनों को जोड़ा तो क्या लिखा? GOH, इसको जोड़ा FOG। अब इसको जोड़ूंगा, अब ये तीनों जुड़ गए, तीनों जोड़ने में उल्टा चलो आप, तो क्या लिखेंगे? FOGOH ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इधर से जोड़ लो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं FOGOH। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। इजी वे में जोड़ सकते हैं, बहुत आसान है। तो ये है हमारा साचर्यता का नियम। आगे चलते हैं, मैं आपको एक और बड़ा अच्छा सवाल बताता हूँ। ये आप एक एक पॉइंट पढ़ते जाएं, आराम से पूरा सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। अभी बताता हूँ। देखिए अब की बार आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि दो एकाकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकाकी आच्छादक होता है। अब आप दो फलन मान के चलिए कि माना दो फलन f तथा g है। आपने दो फलन मान लिए, तो f और g, अब आपको इनका संयोजन करना है। देखो f such that a tends to b, g such that b tends to c, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, वरना संयोजन नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है b क्या है भाई, n tends to z लिखा हुआ है, तो हमें पता है भाई n क्या होती है? प्राकृत संख्या। r क्या होती है? ये तो हमें ध्यान है, परंतु ABCD का थोड़ी ध्यान है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ लिखते हैं वो यहाँ पे शुरुआत में लिखना है। मतलब कहने का ये, जो इसका परिसर है वो इसका प्रांत होना चाहिए। अब देखो यहाँ लिखा है गोफ f का परिसर, g का प्रांत इक्वल है, तो संयोजन हो जाएगा। गोफ लिखेंगे, फोग नहीं लिखोगे। तो गोफ के लिए हमें क्या सिद्ध करना है कि दो एकाकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकाकी आच्छादक होता है। तो मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि का जो संयोजन है GOF वो एकाकी आच्छादक है। का संयोजन GOF है। अब देखिए GOF को आप सच दैट में कैसे लिखोगे? f का पहला ले, आदत डाल ले, एक दो बार लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। f का पहला और g का दूसरा, तो ये क्या होगा? a टेंड्स टू c, ये चीज करनी है। अब देखो दिया क्या है? दिया ये है f तथा g एकाकी आच्छादक है। एकाकी आच्छादक मैं इससे पहले बता चुका हूं, एकाकी आच्छादक है। सिद्ध करना है गोफ भी एकाकी आच्छादक होगा, एकाकी आच्छादक होगा। अच्छा, इसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना। देखिए आप एक सीधा सिस्टम लेके चलेंगे। आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे एकाकी। अच्छा हाँ, एक चीज बता दूं, एकाकी हम सिद्ध कैसे करते हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे अपन लिखें fx = 2x, ये लिख दिया मैंने, लिखा, और ऊपर लिखा f such that r tends to r, और fx = क्या लिखा है? 2x। और मुझे क्या सिद्ध करना है कि जो फलन f है, केवल मैंने एक फंक्शन लिया है, ये फलन f एकाकी है। तो कुछ भी नहीं करना भाई। रियलिटी तो आपको बताऊं, देखो जो छोटी क्लास है उनका मैथ्स डिफिकल्ट है, ये तो बड़ा इजी है। इजी कैसे है वो देखो आप, कैसे इजी है।
आप देखना अच्छा एक एक कैसे सिद्ध करते हैं। आप ये थोड़ा कंफ्यूज जरूर होते हैं, यार एक एक क्या है, एक कुछ नहीं है। आप देखिए सिद्ध कैसे करते हैं। आपको केवल दो संख्याएं माननी है, और संख्या भी कौन सी, यहाँ क्या लिखा है, x लिखा है, तो इसी के देखो दो बनाता हूँ, x1 और x2, ये मान लिए दो संख्याएं, और एलिमेंट किसकी है, पहले वाले यार की, ये हो गई। अब आप इसमें x की जगह x1 लिखो, x की जगह x1, फिर एक बार x की जगह x2 लिखो, ये नियम याद रखो बस, x की जगह x2 लिखो, फिर दोनों को बराबर लिख दो, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया, x1 बराबर क्या आ गया x2। और जैसी जो संख्याएं आपने मानी थी, जो लेकर के चले थे, यदि वे बराबर आ जाएं तो सिद्ध हो जाएगा कि फलन एक ही है। बस ये नियम एक है कि सिद्ध करने का। आच्छादक के अंदर यदि आप f ऑफ x बराबर y सिद्ध कर देते हो, f ऑफ x बराबर y, तो ये आच्छादक का नियम है, ये कैकी का नियम है। बस इसको याद रखिए, सब क्वेश्चन के अंदर ये लागू करना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी मैं ये करूंगा, गोफ को देखो मैं कैकी कैसे सिद्ध करता हूं। मैं यहां पर दो संख्याएं मानता हूं, a1 और a2, जो कि एलिमेंट है किसकी, a की, प्रांत की होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आप इसमें क्या लिख करके चलोगे, GOF, मैंने क्या कहा था a1, चूंकि ये कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाई कि एक एक ही है, तो फंक्शन को तो इक्वल लेके चलते हैं, GOF यहाँ पर ले लेंगे आप a2, और फिर आप इस g को यहाँ से हटा देंगे, g को हटा दो यहाँ से, बल्कि ऐसे लिख करके हटाओगे तो और भी अच्छा है। ये देखो आप a ऐसे लिखा, और फिर लिखो g एक एक ही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में लिखा है कि दो एक एक ही आच्छादक फलनों की, तो ये जो फलन है g और f ये एक एक ही है, तो आप इसको हटा सकते हो। तो यहाँ पर क्या बच गया, जब हट गया, यहाँ पर बच गया f। अब आप f को भी हटा सकते हो, f एक एक ही है। अब हटा क्यों सकते हैं, उसका भी रीजन होता है। जैसे अभी मैंने x1 बराबर x2 यहाँ सिद्ध करके दिखाया है, यदि कोई फंक्शन एक एक ही है तो उसकी जो आगे की संख्याएं हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे g एक एक ही है तो आगे जो लिखा है वो इक्वल होगा, f एक एक ही है तो जो आगे लिखा है वो इक्वल होगा, a1 बराबर a2। और चूंकि हम ये दोनों संख्याएं किस में से मान के चल रहे थे, a में से, a कहां से है, GOF में से, इसका मतलब क्या हो गया कि GOF एक एक ही है। यार कितना तो इजी है, GOF एक एक ही है। अब नंबर किसका आता है, आच्छादक का। अब मैं हेडिंग क्या लिखता हूँ, आच्छादक, ये लिख दिया मैंने आच्छादक। कुछ भी नहीं करना है, इसमें देखो a1 a2 मान के चले थे, इसमें लेके चलेंगे अपन a b c। कैसे कि a एलिमेंट a, b एलिमेंट b और c एलिमेंट c, ये अपन मान के चलते हैं। तो शुरुआत में अपन लेते हैं c एलिमेंट c, ये होता है इम्प्लाइज। और एक ऐसा चिन्ह आप देखोगे किताब के अंदर, उल्टा ई, देखो एक तो ई होता है ऐसे, एक ई होता है ऐसे, जो उल्टा ई है उसको अपन बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, मतलब विद्यमान है। तो सी एलिमेंट सी विद्यमान है, और किस प्रकार, इस प्रकार से विद्यमान है। सी देखो कैसे विद्यमान है, सी ऐसे विद्यमान हो जाएगा कि देखिए, एक मिनट में छोटी सी बात देखोगे, यहाँ पर यहाँ जी लिखा है, यहाँ बी लिखा है, सी लिखा है, तो जी ऑफ बी बराबर सी होता है, एफ ऑफ ए बराबर बी होता है। जो यहाँ लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही बोलते हैं अपन, जी ऑफ बी। अब बी जो है कैपिटल नहीं लेना है, स्मॉल लेना है, क्योंकि इसके अंदर का तत्व लेना है, इस पूरे समुच्चय को नहीं लेना, ठीक है। अंदर का तत्व हमने मानी है ए बी सी, जो स्मॉल में लिए हैं ये इसके अंदर है, इसका तत्व है, ए का एलिमेंट है। जो ए सेट है उसका एलिमेंट क्या, ए है, बी सेट का एलिमेंट बी है, सी सेट का एलिमेंट सी है। ये मैंने लिए हैं तो इस प्रकार है, किस प्रकार से, जरा ध्यान से देखिए आप, जी ऑफ बी इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब हो गया, और ये हम लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा जी आच्छादक है, तो जी ऑफ बी बराबर सी, उसने लिखा ना आच्छादक है, वो तो कह रहा है कि संयुक्त फलन भी आच्छादक होगा। अब एक मिनट, अब हम आगे चलते हैं, बी को लेते हैं। बी एलिमेंट किसका होगा, बी का, देयर एग्जिस्ट, यहाँ लिख करके इस प्रकार है, किस प्रकार विद्यमान है, देखो इस प्रकार, इसका मतलब होता है विद्यमान है, इसका मतलब विद्यमान है, किस प्रकार विद्यमान है, बी है, और यहाँ क्या है, एलिमेंट बी है, तो बी किसके इक्वल में आता है, ये आता है एफ ऑफ ए के, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी। तो और ये विद्यमान होगा क्योंकि एफ क्या आच्छादक है, ये आच्छादक है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये भी विद्यमान है और ये भी विद्यमान है, ठीक है। हमें तो सिद्ध करना है कि जीओएफ भी विद्यमान है। अब हम जीओएफ ही ले लेते हैं, चलो एफ है, एफ के यहाँ पे क्या लेंगे, ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए किसके इक्वल में है, बी के, तो जी ऑफ बी आ गया। अब जी ऑफ बी, एक मिनट सॉरी मैं थोड़ा जल्दी कर गया, एक सेकंड, थोड़ा जल्दी कर गया, वरना तो लिखना तो ये है, जी ऑफ एफ ऑफ ए, पहले ऑफ हटाओगे, ब्रैकेट बनाना है,
फिर जी ऑफ बी आ जाएगा, जी ऑफ बी किसके बराबर आ गया, सी के। अब आप देखो ए इक्वल में क्या आ गया, सी। जब बी इक्वल में सी आता है तो जी आच्छादक होता है, ठीक है। यहां लिख भी देता हूं मैं, जी आच्छादक है, जी आच्छादक है। यहां पर एफ आच्छादक है। अब आप देखो ए से बी आया, देखो ए टेंड्स टू बी, इसलिए एफ आच्छादक है। बी से सी आया, इसलिए जी आच्छादक है। और जीओएफ में ए से सी आना चाहिए, तो देखो ए से सी आ गया, इसका मतलब जीओएफ भी आच्छादक है, जीओएफ आच्छादक है। इसलिए फलन एफओजी नहीं सॉरी जीओएफ एक है कि आच्छादक है। आप यदि बाई चांस इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो, आपको लगे कि यार ये तो समझ में ही बात नहीं आई, तो आप एक लाइन लिख करके भी कहानी खत्म कर सकते हैं आच्छादक की। आप लिख सकते हैं कि सह प्रांत के, आपको याद होगा मैंने ऐसे 2 सर्किल से बनाई थी ऐसे करके, तो आपको लिखना है इसमें क्या था, सह प्रांत, इसमें क्या था, प्रांत, उसमें था सह प्रांत। तो आप ये भी लिख सकते हो सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, इसलिए फलन आच्छादक फलन है। वापस सुन ले, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, इसलिए फलन आच्छादक फलन है। ये लाइन लिखने के बाद भी कहानी खत्म हो जाती है, इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या कि आच्छादक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं भी आपको और दूसरे बताऊंगा, ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, ये उदाहरण नंबर 6 है किताब के अंदर, उदाहरण नंबर 6 है। क्या लिखा है कि 3 फलनों के लिए साचर्य नियम का सत्यापन कीजिए। आपको यहाँ पर 3 फलन दिए हुए हैं, उन तीनों फलनों में आपको साचर्य नियम का सत्यापन करना है। पहला फलन है एफ सच दैट एन टेंड्स टू जेड, एफ एक्स इज इक्वल टू जी सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू एच सच दैट एच एक्स इज इक्वल टू। अच्छा एक मिनट, आपको ध्यान ही है कि भाई अपने को उसके जब इनका संयोजन करते हैं तो हमेशा उल्टा करते हैं, एच जी एफ, तो ऐसे लेकर के चलेंगे अपन, एच जी एफ, बीच में ओ लगा दो, यहाँ शुरू में यहाँ ब्रैकेट बनाओ, फिर एच ओ जी और यहाँ पर ब्रैकेट बना के। यदि आप इन दोनों को इक्वल सिद्ध कर देते हैं कि भाई तीनों का संयोजन, तीनों फलन दिए हुए हैं, तीनों का संयोजन इनके इस प्रकार के संयोजन के इक्वल है, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये फलन साचर्य नियम का पालन करता है, इनका संयोजन जो है वो साचर्य नियम का पालन करता है। तो अपने को ये वाली बात सिद्ध करके देखना है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये कंडीशन लिख देनी है कि एच ओ जी ओ एफ, इसका सच दैट क्या होगा, एफ का पहला, अब एफ का पहला क्या है, एन, एच का लास्ट का क्या है, आर, एन टेंड्स टू आर, ठीक है। अब चलो यहीं से शुरू करते हैं। जब आप आंसर लिखें तो यहीं से शुरुआत करें, पहले सारी लाइनें लिख दें, इसके बाद ये लिखें, ये हमें सिद्ध करना है, आप ऊपर लिख देंगे सिद्ध करना है, ठीक है। अब फिर ये वाली बात, अब चलिए शुरू करता हूँ, एच ब्रैकेट बना देंगे या ओ लिख दे शुरू में, तो फिर यहाँ पर जी और यहाँ ओ, यहाँ पर एफ, इक्वल का निशान लगा करके यहाँ लिखेंगे एच ब्रैकेट जी ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच जी एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x, तो यहाँ आ जाएगा 2x एच। अब ये क्या होगा, जी 2x। अब आप देखो gx तो 1/x, तो जी 2x 1/2x। अब कुछ भी नहीं करना होता, ये जो यहाँ लिखा हो उसके सामने उसको x की जगह लिखना होता है। जैसे यहाँ h है, देखो h x है तो e की पावर x, 2 होता है तो e की पावर 2, 5 होता है तो e की पावर 5, और 1/2x है तो e की पावर 1/2x, ये वाली बात आ गई। तो ये जो हमने लिया हमारी लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, एच ओ जी ओ एफ, ठीक है, इक्वल का निशान एच ओ जी एफ, यहाँ पे एक और ब्रैकेट बना लेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे x, फिर यहाँ h ऑफ g ऑफ, अब fx का मान लिख दो, fx का मान फिर वही नहीं आ जाएगा 2x, सेम टू सेम कंडीशन तो वही की वही चलेगी, ठीक है। फिर 2x की जगह क्या आ जाएगा, h ऑफ 1/2x, फिर क्या आ जाएगा e की पावर 1/2x। अब कई बच्चे बोलते हैं सर जी इसको कैसे करते हैं, यार इतना तो इजी है, सीधा सीधा जैसे वो लाइन है वैसे ही लाइन चलेगी। और फिर देखो ये 2x x की जगह लिख दो, फिर जो आ जाए उसको x की जगह लिख दो, बस ऐसे ही तो चलना है, ठीक। इति सिद्धम, ये दोनों यहाँ पर लिख देंगे, आप इक्वल हैं तो ऐसे आपको करना है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये एक 1.3 फॉर्मे है, वहीं के वहीं f such that a tends to b हो तो f of ia is equal to ib of f is equal to f, जहाँ ia तथा ib समुच्चय a तथा b में परिभाषित तत्समक अवयव है। तत्समक से वही आइडेंटिटी एलिमेंट,
तत्समक से मतलब होता है, जैसे अपन लिख दें यहाँ पर 2 गुणा 1 बराबर 2, 1 नहीं आया ना तो 1 तत्समक है। तो इसी प्रकार से देखो, जैसे f का i के साथ में संयोजन कर रहे हैं, i का f के साथ में संयोजन कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है f, i तो नहीं आया ना, 1 तो नहीं आया ना, यहाँ पर 2 गुणा 1 बराबर 2। तो इसी प्रकार से तत्समक फंक्शन होता है, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है, बड़ा आसान है। जैसे ही बोल रहा है कि f सच दैट है a टेंड्स टू b, पहले तो ये, फिर इसने कहा कि f ऑफ i है, मैं आपको i a बता दूं, ये i a कह रहा है कि a तथा b में परिभाषित फंक्शन है, तो i a a के अंदर है तो लिखेंगे अपन a टेंड्स टू a, i भी b के अंदर है तो b टेंड्स टू b, ऐसे लिखना है। फिर हम लेते हैं f ऑफ i a, i a हो जाएगा a, i a का पहला a, f का दूसरा b, तो ऐसे लिखा जाएगा। और f ऑफ i b को भी हम कैसे लिखेंगे, b का पहला b, ठीक है, टेंड्स टू a, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। इसका मतलब पहला लेंगे हम b और इसका अपन दूसरा लेंगे b टेंड्स टू b, ऐसे करके ये देखो आप यहाँ पर क्या लिखा f ऑफ i b, तो b का क्या लिया जाएगा हमेशा पहला और a का क्या लिया जाएगा हमेशा दूसरा लिया जाएगा, तो यहाँ पर b टेंड्स टू b आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या i a का पहला ये रहा a और f का क्या लिया जाएगा दूसरा, इस टाइप से लेके चलेंगे। तो हम इसको चलो सिद्ध करते हैं, पर ये तो मैंने f ऑफ i b लिखा है, हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है f ऑफ i b नहीं है, देखो यहाँ पर i b ऑफ f है, ठीक है, तो हम ये लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ i b ऑफ f, तो f का क्या लिया जाएगा पहला, तो पहला क्या है a, और b का क्या लिया दूसरा, तो b वही आना है, चूंकि इसको देखो आप इसके हिसाब से। अच्छा अब आगे चलते हैं, जैसे हम लेते हैं f ऑफ i a के साथ में पढ़ लेंगे x, तो ये बन जाएगा i a x। तो i a x मैं आपको बता दूं कि i a x बराबर होता x, जैसे i मतलब आइडेंटिटी है, वो खुद नहीं आएगा, यहाँ 2 है तो 2 आ गया, वैसे यहाँ पर x आएगा। मान लिया यूं होता i b y, तो बराबर y आ जाएगा, c मतलब यहाँ पर z ले तो z आ जाएगा, तो i a x क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और f ऑफ x क्या होता है, हमेशा आप ध्यान रखिए y, वैसे यहाँ पर y नहीं लिखना, f ऑफ x को अपन f लिख के छोड़ देंगे, समीकरण नंबर 1, f ऑफ x लिखो चाहे f लिखो, बात एक ही है। फिर अपन दूसरी वाली कंडीशन लेते हैं, ये क्या लिखा है i b ऑफ f, यहाँ पर x लिख लेंगे तो i b यहाँ जाएगा, f ऑफ x यहाँ जाएगा, और आप सब जानते हैं f ऑफ x क्या होता है, हमेशा y होता है, और i b y बराबर ये मैंने लिख भी रखा है y हो जाएगा, और y क्या होता है f ऑफ x बराबर f। भाई अपने को क्या करना है, ये नहीं कि मुझे कैसे ध्यान पड़ रहा है कि यहाँ पर y आएगा, अरे लिखा हुआ है कि बराबर f लाना है, अब f कैसे लाना है, घूम फिर करके f पे आ रहा था, क्या लिखा i x इक्वल टू x, f x इक्वल टू f, ठीक है। यहाँ जैसे में y आया तो y बराबर में वापस f x क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे f लाना है। तो अब देखो दोनों चीजें इक्वल आ गई f के, ठीक है, और हमें यही सिद्ध करना था कि f ऑफ i a इक्वल टू i b ऑफ f इक्वल टू f, और कुछ भी नहीं करना है, बड़ा आसान है, मजेदार है, कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सीरियस बोलने की मेरी आदत ही है, बाकी कुछ नहीं है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को भी जो भी आपके आसपास हो सबको ये वीडियो भेजें, सबको बताएं, पढ़वाएं सबको, ठीक है, ओके।